नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 3 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन का पहला भाग। इसे लिखा है धीरंजन मालवीय जी ने। यह चंद्रशेखर वेंकटरामन की जीवनी है। धीरंजन जी ने अनेक वैज्ञानिकों के जीवन पर जीवनी लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि पाठ को समझने में आसानी हो। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और नहीं समझ पाया। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकटरामन। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि हमारे आसपास कई चीज़ें या कई घटनाएं होती रहती है, हम उन्हें देखते हैं, पर सभी लोग उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि पेड़ से सेब सदियों से गिरता आ रहा है, लोग उसे देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण केवल न्यूटन ने जाना, है ना। उन्होंने पता किया कि इसके पीछे गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण सेब नीचे गिरता है। उसी तरह जो बड़ा सा विशालकाय समुद्र होता है, बहुत बड़ा समुद्र होता है, उसका जो नील वर्णीय आभा है, मतलब जो नीला रंग है या नीली चमक है, उसे सभी लोग देखते हैं। असंख्य असंख्य मतलब अनगिनत लोग देखते हैं, लेकिन कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों है, कोई और दूसरा रंग क्यों नहीं है, जबकि पानी तो पारदर्शी होता है। अब यह जो कारण है, इस चमक का जो कारण है, इसके पीछे जो रहस्य है, रहस्य मतलब जो राज है, उसे जाना। उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको हटाया, हमारे समक्ष मतलब हमारे सामने इसका कारण लेकर आए सर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी। वो हमारे सामने आए और उन्होंने समुद्र के नीले रंग का कारण सभी को अपने रिसर्च के द्वारा, अपनी खोज के द्वारा बताया। तो बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्व विख्यात बन गए। तो राइटर बता रहा है कि यह सन 1921 की बात है, जब रामन शिप से, जहाज से यात्रा कर रहे थे समुद्र में, और वो जहाज की डेक पर खड़े होकर घंटों समुद्र को देखा करते थे, क्योंकि वे प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें प्रकृति से प्यार था, इसलिए वो प्रकृति की सुंदरता को निहारते रहते थे। तो घंटों वो समुद्र के नीले रंग को निहारते रहते थे, देखते रहते थे। लेकिन राइटर यहाँ पर यह भी कहना चाहता है कि वो केवल प्रकृति प्रेमी नहीं थे, उनके अंदर वैज्ञानिक चेतना भी थी, वैज्ञानिक की तरह उनके मन में जिज्ञासा भी थी, जानने की इच्छा भी थी। हर चीज़ के पीछे का कारण वो जानने की कोशिश करते थे। तो वह जिज्ञासा भी उनके अंदर थी, इसलिए जब वो समुद्र को देख रहे थे, उसके नीले रंग को देख रहे थे, तो सहज ही उनके मन में यह सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, कुछ और रंग क्यों नहीं होता है, जबकि पानी अगर हम देखें तो पानी पारदर्शी होता है। तो रामन इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए, मतलब वो खोज में लग गए, उसके पीछे के कारण जानने में लग गए। और जब उन्हें इसके पीछे का कारण पता चला, तो यह खोज करने के कारण वे विश्व विख्यात मतलब संसार में प्रसिद्ध हो गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे।
इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। तो यहाँ पर रामन के जीवन के बारे में राइटर हमें बता रहे हैं कि उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक प्लेस पर हुआ था, जगह पर हुआ था। और उनके जो पिताजी थे वो विशाखापट्टनम में गणित मतलब मैथ्स और भौतिकी मतलब फिजिक्स के टीचर थे। शिक्षक मतलब अध्यापक या टीचर। और उनके पिताजी उन्हें बचपन में गणित और फिजिक्स दोनों पढ़ाया करते थे। इसलिए राइटर कह रहा है कि इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात नहीं है, मतलब एग्जेगरेशन नहीं है या अतिशयोक्ति नहीं है, कि जिन दो सब्जेक्ट के नॉलेज के कारण, कौन कौन से सब्जेक्ट, गणित और फिजिक्स के कारण उन्होंने आगे जाकर रिसर्च कर कर इतने वो फेमस बने, तो उन दो सब्जेक्ट का जो बेसिक है, जो बुनियाद है या जो नींव है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो उनके पिता ने ही तैयार की थी। तो पिताजी को भी क्रेडिट इस बारे में मिलता है। उन्होंने जो कॉलेज की पढ़ाई थी पहले ABN कॉलेज जो तिरुचिरापल्ली में था वहाँ से की, और फिर बाद में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। तो इस तरह से उन्होंने BA और MA दोनों ही परीक्षाएं पास की। इन दोनों परीक्षाओं में उन्हें बहुत अच्छे अंक मिले। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि रामन का जो माइंड था वो हमेशा साइंस के जो रहस्य हैं या साइंस में जो खोजें हैं, जो रीजंस हैं, उनको जानने की कोशिश में लगा रहता था। बचपन से ही वो अनईजी रहते थे जानने के लिए कि अगर कोई प्रकृति में कोई बदलाव हो रहा है या कोई चेंज हो रहा है या प्रकृति की कोई घटना हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो इसलिए जब वो कॉलेज में आए तो उस समय उन्होंने कई शोध कार्य किए, बहुत से रिसर्च किए, उसमें उनको इंटरेस्ट आता था। और उनका जो फर्स्ट रिसर्च पेपर था, शोध पत्र या खोज पत्र, वह फिलोसॉफिकल नामक मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ, छपा। और दिली इच्छा, मतलब उनके मन में तो यही इच्छा थी कि वो अपना सारा समय रिसर्च कार्य में लगा दे, शोध कार्य में लगा दे और उसे ही अपना कैरियर बनाए। लेकिन उस समय ना तो उसके लिए कोई खास व्यवस्था थी रिसर्च करने के लिए, और ना ही ऐसी कोई सुविधा उस समय थी या इस कैरियर से अच्छी इनकम होती थी। तो इसलिए उस समय के जितने भी प्रतिभावान छात्र थे, जितने भी बच्चे थे, होनहार बच्चे थे, वो गवर्नमेंट जॉब की ओर अट्रैक्ट होते थे, आकर्षित होते थे। तो रामन भी अपने दूसरे बच्चों की तरह, जो प्रतिभावान होनहार बच्चे थे, उनकी तरह रामन ने भी उस समय गवर्नमेंट जॉब अपनाना ही सही समझा। और उन्होंने उस समय के जो वित्त विभाग है, जो आय व्यय से संबंधित डिपार्टमेंट है, उसमें उन्होंने जॉब किया। वहाँ पर उन्हें ऑफिसर की पोस्ट मिली और उनकी जो पोस्टिंग थी, जो तैनाती थी या जो नियुक्ति थी, वो कोलकाता में हुई। तो जब वह कोलकाता में जॉब कर रहे थे तो उसके साथ उन्होंने अपने इंटरेस्ट को भी बनाए रखा। कैसे, ये हम अगले पैराग्राफ में जानते हैं। तो कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था।
रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जब वो कलकत्ता में गवर्नमेंट जॉब करते थे तो उस समय भी उन्होंने उनका जो नेचुरल इंटरेस्ट था उसको बनाए रखा। तो दफ्तर से फुर्सत मतलब फ्री होने पर, समय मिलने पर, फ्री होने पर या खाली समय मिलने पर वे बहु बाजार, कलकत्ता में एक जगह का नाम है बहु बाजार, वहाँ पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नाम की एक लेबोरेटरी थी, एक प्रयोगशाला थी, वहाँ पर जाते। यह जो लेबोरेटरी थी एक अनूठी संस्था थी, एक अनूठा इंस्टीट्यूट था, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने अपने सालों की मेहनत और लगन से बनाया था। ये जो संस्था थी, ये जो इंस्टीट्यूट था, उसका उद्देश्य यही था कि देश में जो लोग वैज्ञानिक चेतना रखते हैं, मतलब जानने की, कुछ नया खोजने की इच्छा रखते हैं, उनकी बुद्धि को बढ़ाया जाए, उनकी इच्छा का विकास किया जाए। तो अपने महान उद्देश्य होने के बावजूद ये जो इंस्टीट्यूट था, इसमें जो साधन थे वो बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। इस कारण रामन जो थे इस संस्था की प्रयोगशाला में जो भी काम चलाऊ जो भी उपकरण थे, जो ऑपरेटर्स थे, उसका इस्तेमाल करते हुए रिसर्च कर रहे थे। तो प्रॉपर सामान नहीं होने पर भी रिसर्च करने की इच्छा रखना, ये राइटर कह रहे कि एक हठ योग की तरह था, जो पुराने समय में जो योगी साधु लोग किया करते थे, कुछ उसी प्रकार का हठ योग ये आधुनिक प्रकार का था, जिसमें कि वो विज्ञान के रहस्यों को जानना चाहते थे और उसके लिए वो अपना समय दे रहे थे। ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद व्यक्ति थकने के बाद आराम करना चाहता है, लेकिन वह इस लेबोरेटरी में आते थे और यहाँ पर अपना रिसर्च का काम करते थे। जो भी ऑपरेटर्स, जो भी उपकरण वहाँ उपलब्ध थे, उसका उपयोग करते थे और इस तरह से वो फिज़िकल साइंस है उसके बारे में और अधिक जानकारी और अधिक उसे समृद्ध बनाना चाहते थे, उसे और प्रोग्रेसिव बनाना चाहते थे और उसके लिए वो एफर्ट कर रहे थे। इन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। तो उन दिनों उन्हें जो आकृष्ट किया, मतलब जो आकर्षित किया था, वो किया था इंस्ट्रूमेंट से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ने। और उन्होंने जानने की कोशिश की ये बजते कैसे हैं, या इंस्ट्रूमेंट में से जो ये साउंड्स आते हैं वो किस तरह से क्रिएट होते हैं, उसके पीछे जो सीक्रेट है उसे जानने की कोशिश की। तो इस समय उन्होंने कई तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पर रिसर्च की, उसको स्टडी किया, और इनमें इंडियन तो थे ही और वेस्टर्न दोनों ही प्रकार के इंस्ट्रूमेंट थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। तो जब वो वाद्य यंत्र पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने अपने अध्ययन में न केवल विदेशी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वायलिन, चेलो और पियानो पर भी रिसर्च की, वहीं इंडियन इंस्ट्रूमेंट वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया, उस पर रिसर्च की। और उन्होंने जो साइंटिफिक थ्योरीज़ है उसके आधार पर, उसके बेसिस पर ये क्लियर कर दिया जो डाउट था लोगों के मन में, जो ये मिसकंसेप्ट था कि जो इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं, अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, और जो वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये जो मिसकंसेप्ट था, ये जो भ्रांति थी, जो गलतफहमी थी, उसे उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने वाद्य यंत्रों में जो कंपन होता है, जो साउंड क्रिएट किए जाते हैं, उसके पीछे क्या
मैथ है, क्या गणित है, उसके बारे में अच्छा खासा काम किया, रिसर्च की। रिसर्च में जो उन्होंने जानकारी हासिल की उसे उन्होंने कई शोध पत्रों के द्वारा या रिसर्च पेपर के द्वारा पब्लिश किया अलग अलग मैगजीन्स में। और उसके द्वारा, उन रिसर्च पेपर के द्वारा उन्होंने ये प्रूव किया कि जो भारतीय वाद्य यंत्र है वो भी वैज्ञानिक थ्योरीज पर या साइंटिफिक थ्योरीज पर आधारित हैं और वो ऐसे ही गैरकार किस्म के नहीं हैं। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। तो उस समय में एक फेमस शिक्षा शास्त्री थे, एजुकेशनलिस्ट थे सर आशुतोष मुखर्जी। उन्हें जब रामन के बारे में पता चला तो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो नया प्रोफेसर का पद बना था, एक पोजीशन बनी थी, उसके लिए रामन को ऑफ़र दिया कि वो सरकारी जॉब छोड़ दें और कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर की पोस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लें। रामन के लिए तब निर्णय लेना, डिसीज़न लेना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उस समय में वो एक अच्छी रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब पर थे जिसमें उन्हें अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी तो मिलती थी और बहुत सारी सुविधाएं भी थी, फैसिलिटीज़ भी थी। और इस जॉब में को करते हुए 10 साल भी हो गए थे। ऐसे में गवर्नमेंट जॉब छोड़कर एक यूनिवर्सिटी का जॉब लेना जिसमें कि जो सैलरी है वो भी कम है और जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो भी कम होगी, यह डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने यह डिसीज़न लिया क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट था रिसर्च में और उन्हें लगा कि विश्वविद्यालय में अगर वो नौकरी करेंगे तो उन्हें सरस्वती की साधना करने का समय मिलेगा। तो रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं और अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। तो रामन ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, उसकी जो फैसिलिटीज़ थी उन्हें छोड़ दिया और 1917 में कलकत्ता का यूनिवर्सिटी में नौकरी करने लगे, क्योंकि उनके लिए सरस्वती की साधना करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बजाय कि गवर्नमेंट जॉब करना। तो वहाँ पर जब वो पढ़ा रहे थे उस माहौल में, उस एजुकेशन के माहौल में उन्हें पूरा समय पढ़ाने में, पढ़ने में और रिसर्च करने में मिलने लगा। तो 4 साल बाद जब सन 1921 में वे एक समुद्री यात्रा पर जा रहे थे तो उनके मन में ये सवाल उठा कि समुद्र नीला क्या होता है, और उन्होंने उसके लिए बहुत अधिक रिसर्च किए और उसका रिजल्ट था रामन इफ़ेक्ट की खोज। अगले वीडियो में इस पाठ का अगला भाग लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।